हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास में अगला वीडियो। पिछले वीडियो तक हमने पढ़ लिया था रासो साहित्य के बारे में, जिसमें हमने देखा कि रासो शब्द की उत्पत्ति किन किन विद्वानों ने किन किन नामों से मानी थी। तो इसमें मुख्यतया देखा था गारसाद तासी ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति राजसूय से मानी थी, रामचंद्र शुक्ल ने रसायन से मानी थी, चंद्रबली पांडे और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासक शब्द से रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानी थी। इसके पश्चात कुछ रासो ग्रंथ देखे थे, जिनमें सबसे पहला खुमाण रासो जो दलपत विजय के द्वारा लिखा हुआ, हमीर रासो जो सारंगधर के द्वारा लिखा हुआ, बिसलदेव रासो जो नरपति नालह ने लिखा था। और नरपति नालह का ये दोहा भी प्रसिद्ध है, 1200 बहोतरा मझारी जेठ बदी नवमी बुधवारी, नालह रसायन आरंभई शारदा तूठी ब्रह्म कुमारी। फिर हमने देखा परमाल रासो जो जगनीक के द्वारा लिखा हुआ, विजयपाल रासो नलसिंह ने लिखा था। और अंत में देखा था पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के संबंध में हमने देखा जो चंद्रबरदाई ने लिखा है। कुछ विद्वान इसके समर्थक हैं और कुछ विद्वान हैं जो कहते हैं यह अप्रामाणिक ग्रंथ हैं। तो कुछ ने जो अप्रामाणिक माने हैं उन कवियों में कवि श्यामल दास, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, मुंशी देवी प्रसाद, डॉक्टर वूलर और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये तो इसको अप्रामाणिक मानते हैं। और इसी के साथ प्रामाणिक मानने वालों में बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मथुरा प्रसाद दीक्षित, मिश्र बंधु और कर्नल टोड, ये इसको प्रामाणिक मानते हैं। और तीसरा पक्ष आता है अर्ध प्रामाणिक का, जिसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ये इसको अप्रामाणिक मानते हैं। तो आप इसको याद कैसे रख सकते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, आप भी इस प्रकार से अपने नोट्स को बनाएं कि पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिकता से संबंधित 3 मत प्रचलित हैं। सबसे पहले प्रामाणिक मानने वाले विद्वान जेम्स टॉड, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मिश्र बंधु और श्याम सुंदर दास। आप इसको याद रख सकते हैं श्यामो मिटा कि शामो से श्याम सुंदर दास हो जाएगा, मो से मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या हो जाएगा, मी से मिश्र बंधु हो जाएगा और टोड हो जाएगा जेम्स टॉड। तो प्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन हैं? जेम्स टॉड, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मिश्र बंधु और श्याम सुंदर दास। अप्रामाणिक मानने वालों में कौन कौन है? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर वूलर, गौरी शंकर ओझा, श्यामल दास और मुंशी देवी प्रसाद। तो आप इसको याद रख सकते हैं आबू गो श्यामल देवी। तो सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल तो आपको याद रखने ही है भाई, ये तो ऐसे विद्वान हैं जो कहते हैं चंद्रबरदाई ही पहला कवि है और चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो ही पहला महाकाव्य है। और इसी के साथ अप्रामाणिक भी मानते हैं। तो ये तो आपको याद रह ही जाएगा आबू गो श्यामल देवी की, आबू की तरफ गो यानी जाओ श्यामल देवी। तो आ से हो जाएगा, आबू से हो जाएगा डॉक्टर वूलर, आ से अप्रामाणिक मानने वाला, बू से डॉक्टर वूलर, गो से गौरीशंकर ओझा, श्यामल से श्यामल दास और देवी से मुंशी देवी प्रसाद। तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं आबू गो श्यामल देवी अप्रामाणिक मानते हैं। अर्ध प्रमाणिक मानने वाले में हालांकि इस बुक के में हमें केवल एक हजारी प्रसाद द्विवेदी ही बताया गया है और मुख्यतः आपको इसको ही ध्यान में रखना है। लेकिन फिर भी अगर आप अच्छा अध्ययन करना चाहते हैं तो इसके लिए मुनि सुनी हजारी याद रख सकते हैं। मुनि से हो जाएगा मुनि जिनविजय, सुनी से हो जाएगा सुनीति कुमार चटर्जी और हजारी से हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस प्रकार से आप इन्हें याद रख सकते हैं कि अर्ध प्रामाणिक किसने माना, अप्रामाणिक किसने माना और प्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन थे। इसके आगे का पढ़ते हैं अब। फिर हमने देखा था कि चंद्रबरदाई ने अपने पुत्र जलहण को अपनी पुस्तक दे दी थी और वे स्वयं जो पृथ्वीराज हैं उनके साथ चले जाते हैं। आदिकाल के अन्य रचनाएं और कवि कौन कौन से हैं तो ये भी महत्वपूर्ण है। देखें, सबसे पहली आदिकाल की जो और मुख्य रचना है उसमें है संदेश रासो। संदेश रासो के रचयिता अब्दुल रहमान और इसका नाम अधमान भी मिलता है। तो संदेश रासो किसने लिखा है? अब्दुल रहमान ने। यह अपभ्रंश का महाग्रंथ है। इसमें ऐतिहासिकता के साथ साहित्यिक छटा भी दिखाई देती है।
तो यह अपभ्रंश का महाग्रंथ माना गया है संदेश रासो, और इसमें ऐतिहासिकता के साथ साथ साहित्य की छटा भी देखने को मिलती है। संदेश रासो में हृदय की मर्म वेदना का चित्रण है। इस प्रकार के प्रामाणिक ग्रंथ साहित्य के अंधकार में एक ज्योति का कार्य करते हैं। यह वीर रस के काव्यों से भिन्न परंपरा का रासो काव्य है, कि जितने भी रासो थे ना वो सारे वीर रस में लिखे गए थे, लेकिन इसमें ऐतिहासिकता के साथ साथ हमें साहित्य की छटा मिलती है और श्रृंगार रस का भी वर्णन मिलता है। इसमें विरहिणी के वियोग की मार्मिकता बताई गई है। एक विरहिणी एक पथिक के साथ अपने पति के पास संदेश भेजती है। द्विवेदी जी लिखते हैं, इस संदेश में ऐसी करुणा है जो पाठक को बरबस ही आकृष्ट करती है, और इसमें कुल 216 छंद है। तो अब्दुल रहमान किसकी रचना है? अब्दुल रहमान की रचना कौन सी है? संदेश रासो। और इसमें एक पथिक के द्वारा अपने पति को विरहिणी संदेश भेजती है और 216 छंदों में लिखी गई है। वीर रस के काव्यों से अलग परंपरा में ये रासो ग्रंथ लिखा हुआ है। तो आपको याद क्या रखना है? ये 2-3 लाइनें आपको याद रखनी है। संदेश रासो के रचयिता कौन है? अब्दुल रहमान है, और यह वीर रस के काव्यों से भिन्न परंपरा का है। इसमें कुल 216 छंद हैं। अगली रचना है प्राकृत पेंगलम। इसके ग्रंथ के संकलन करता है लक्ष्मीधर। प्राकृत पेंगलम के संकलन करता कौन है? लक्ष्मीधर। इसमें आदिकालीन साहित्यों का स्वरूप दिखाई देता है। इसमें विद्याधर, सारंगधर, जज्जल एवं बब्बर आदि कवियों की रचनाओं का संग्रह है। तो ये आपको विशेषतया ध्यान रखना है, जहां पर 4 ऑप्शन दिखाई दे वहां तो स्पेशल ध्यान रखना है कि प्राकृत पेंगलम में विद्याधर, सारंगधर, जज्जल और बब्बर ये 4 कवियों की रचनाओं का एक जगह संग्रह किया गया है, और किया किसने है? लक्ष्मीधर ने किया है। तो ये दोनों ही लाइन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विद्याधर काशी में कान्य कुब्ज दरबार के एक बहुत ही कुशल और विद्वान मंत्री थे। ये जयचंद के विश्वासी पात्र मित्र थे। जो विद्याधर हैं ये जयचंद के विश्वासी पात्र मंत्री थे। दूसरा महत्वपूर्ण कवि सारंगधर है। इन्होंने एक सुभाषित ग्रंथ की रचना की जो सारंगधर पद्धति के नाम से प्रसिद्ध है। शुक्ल जी ने इसी सारंगधर द्वारा रचित हमीर रासों की चर्चा की है, कि शुक्ल जी ने हमीर रासो जो बताया है वो इसी सारंगधर के द्वारा लिखा गया है, और उसी के आधार पर आपको पीछे बताया था 12 ग्रंथ थे जिनके आधार पर वीर गाथा काल नाम दिया था। तीसरा महत्वपूर्ण कवि है जज्जल। जज्जल भणई पद से राहुल जी ने इसे जज्जल कवि की रचना मानी है। जज्जल भणई नाम से एक रचना है जिसको राहुल जी ने इसे जज्जल की रचना ही मान ली। हमीर कज्जू जज्जल भणई कोहानल मुहम्मद जलऊ। चौथा महत्वपूर्ण कवि कौन है? बब्बर है। यह 11वीं शताब्दी का कवि है। यह राजकर्ण कलचुरी के दरबारी कवि थे। इनका निवास स्थान त्रिपुरी था। इनका कोई विशिष्ट ग्रंथ नहीं मिलता है। प्राकृत पेंगलम एक प्रामाणिक ग्रंथ है, इसलिए आदिकाल हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति का अध्ययन करने के लिए इसका अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। अगली है डोला मारूरा दूहा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। यह 11वीं शताब्दी की महत्वपूर्ण रचना है। कवि कुशल लाभ द्वारा। किसने लिखी थी? कुशल लाभ ने। ढोला मारूरा दूहा कुशल लाभ द्वारा रचित राजस्थानी भाषा का एक प्रेमाख्यान काव्य है। इसमें ढोला नामक राजकुमार और मारवाणी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। कछवाहा वंश का राजा नल का पुत्र ढोला जिस समय 3 वर्ष का था और पुंगल राजा पिंगल की कन्या मारवाणी 1.5 वर्ष की थी। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि उस समय जब रचना लिखी गई तो उस समय ढोला की उम्र कितनी थी? 3 वर्ष थी, और पुंगल राजा की जो पिंगल की कन्या है उसकी उम्र 1.5 वर्ष थी। तभी दोनों का विवाह हो जाता है। ढोला के युवा होने पर उसका विवाह मालवा की राजकुमारी मालवणी से हो जाता है। पहले कौन थी? मारवणी थी, और अब उसका विवाह मालवणी से हो जाता है, मालवा की राजकुमारी से। मारवणी अर्थात मारू जो मुख्य पात्र है इसमें ढोला मारू में, तो मारू ढाडियों यानी जो गांव-गांव में जाकर गीत गाने वाली एक प्रकार की जाति के साथ ढोला तक संदेश पहुंचाती है। तब ढोला अपनी मारवणी यानी अपनी मारू को लेने के लिए पुंगल देश जाता है, और तब जाकर मारू से मिलन होता है।
ढोला मारूरा दूहा आज भी अत्यधिक लोकप्रिय है। यह श्रृंगार रस का काव्य है। इसमें भाव गांधीर्य और राजस्थानी भाषा का परिष्कृत रूप देखने को मिलता है और साहित्य में एक उक्ति भी प्रचलित है कि सोरठ या दूहा भलो भती मरवणरी बात, जौवन छाई धन भली तारा छाई रात। तो ये आपने भी सुना होगा। तो ये ढोला मारूरा दूहा की एक उक्ति है। खुसरो की पहेलियां, अगली रचना में आती है खुसरो की पहेलियां। खुसरो का वास्तविक नाम था अबुल हसन। याद रखना, संदेश रासो किसने लिखा था? अब्दुल रहमान ने लिखा था। और खुसरो की पहेलियां खुसरो ने लिखी और खुसरो का वास्तविक नाम था अबुल हसन। खुसरो इनका उपनाम था। इनका जन्म गांव पटियाली, जिला एटा, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका समय गुलाम वंश से लेकर तुगलक वंश तक रहा था। ये विनोदी स्वभाव, मिलनसार और उदार व्यक्तित्व के थे। विनोदी यानी हंसी मजाक, आनंद पूर्वक जीने वाले। इनमें सांप्रदायिक कट्टरता बिल्कुल नहीं थी। निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु थे। तो ये आपको याद रखना है। मूल जो उनका वास्तविक नाम है अबुल हसन, निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु हैं। और इनको गुरु औलिया की मृत्यु के समाचार मिले तो ये उनकी कब्र के पास पहुंच गए और उन्होंने कहा, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रेन भई चहु देश। कि गौरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, कि अब अपने गुरु हैं वो तो इस दुनिया से चले गए हैं, तो खुसरो तुम भी अपने घर चलो, क्योंकि अब चारों दिशाओं में अंधकार ही अंधकार हो गया है। इनके पास जो कुछ था इन्होंने सब कुछ लुटा दिया और स्वयं अपने गुरु औलिया की मजार के पास बैठ गए। इनकी मृत्यु पर इनकी कब्र भी औलिया की कब्र के पास ही बनाई गई थी। खुसरो को अरबी, फारसी, तुर्की और हिंदी भाषा का अच्छा ज्ञान था। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? इन्होंने खालिका बारी पहेलियां लिखी जो लोक साहित्य में बहुत प्रचलित हैं। खुसरो की पहेलियां हिंदी साहित्य की अनमोल रत्न हैं। खुसरो की पहेलियां कौन सी है? एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, फिर भी मोती से एक न गिरे। यह किसके लिए कहा गया? आकाश के लिए, कि आकाश में तारे रहते हैं। खेत में उपजे सब कोई खाए, घर में उपजे घर को खाए। कि जो फूट पड़ती है, खेत में उपजे सब कोई खाए, कि अगर फूट यानी जब खेत में अनाज फूटता है, अनाज उत्पन्न होता है, सब खाते हैं, लेकिन घर में अगर फूट पड़ जाए तो घर को ही खा जाए। पांचों के सिर काट दिए, ना तो मारा ना खून किया। तो इससे क्या होगा? नाखून इसका हो जाएगा। तो ये पहेलियां हैं। विद्यापति आदिकाल के विशिष्ट कवि, मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध। विद्यापति का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के गांव विस्पी में हुआ था। ये तिरहुत के राजा शिवसिंह के आश्रित कवि थे। तो ये याद रखना है, इसको मैथिल कोकिल कहा जाता है। और ये किसके आश्रित कवि थे? राजा शिवसिंह के आश्रित कवि थे। कौन? विद्यापति। महाराज शिवसिंह तथा उनकी रानी लखीमा देवी शैव मत के अनुयायी थे। नाम ही शिव सिंह है और शैव मत के ही अनुयायी थे। विद्यापति भी शिव भक्त थे। इनके बहुमुखी व्यक्तित्व में पांडित्य, कला, साहित्य, रसिकता, भावुकता का अद्भुत समन्वय है। इन्हीं गुणों के कारण महाराज शिव सिंह ने इन्हें अपना सखा या फिर सभा कवि भी बनाया। विद्यापति ने अपने आश्रयदाता की वीरता पर कीर्ति लता व कीर्ति पताका नामक से 2 ग्रंथ लिखे थे। तो ये पीछे हम पढ़कर आ गए हैं। आपको ये ध्यान रखना है, कीर्ति लता और कीर्ति पताका में किसके यशोगान का वर्णन है? तो वो शिव सिंह के यशोगान का वर्णन है। इसमें वीर रस के साथ साथ कहीं कहीं हमें श्रृंगार की छटा भी दिखाई देती है। इन कृतियों में अपभ्रंश के स्थान पर अवहट भाषा का प्रयोग किया गया। तो ये भी हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि इन्होंने अवहट भाषा का प्रयोग किया था। आपको याद आया होगा, अवहट के लिए इन्होंने कीर्ति लता में देशी भाषा के मिठास का वर्णन करते हुए कहा था, देसिल बैना सब जन मीठा। तो ये पीछे के वीडियो में हमने पढ़ा था। तो अवहट भाषा का प्रयोग इनके द्वारा किया गया। अतः यह दोनों अवहट भाषा के ही ग्रंथ हैं। कौन कौन से? कीर्ति लता और कीर्ति पताका। किसके यशोगान का वर्णन है? शिव सिंह के यशोगान का वर्णन है। और रचना किसके द्वारा की गई है? विद्यापति के द्वारा। भाषा अवहट। कहते हैं रानी लखीमा देवी के कहने पर इन्होंने राधा कृष्ण की भक्ति के लिए रूप में विद्यापति पदावली की रचना की थी। और शिव सिंह की जो पत्नी थी लखीमा देवी, उन्होंने जब कहा, अनुरोध किया, तो राधा कृष्ण की भक्ति के लिए इन्होंने एक रचना और की थी जिसका नाम था विद्यापति पदावली।
इसमें माधुर्य भाव भरा संगीत है, इसी कारण इसको अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। तो अभिनव जयदेव किसको कहा जाता है? विद्यापति को कहा जाता है। याद रखना, विद्यापति को अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। जिसके पास विद्या होगी उसकी ही जयकार होगी, सारे देव उसको जय जय करेंगे। तो अभिनव जयदेव। विद्यापति पदावली को विद्वान भक्ति रस की नहीं मानकर श्रृंगारिक मानते हैं। यानी इसमें राधा और कृष्ण के श्रृंगार का वर्णन, तो आप याद रखना राधा कृष्ण का वर्णन है, लेकिन फिर भी ये भक्ति रस की नहीं होकर एक श्रृंगारिक रचना है। श्रृंगारिक कवि मानने वाले विद्वानों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामवृक्ष बेनीपुरी और डॉक्टर रामकुमार वर्मा हैं। तो श्रृंगारिक कवि मानने वाले विद्वानों में कौन कौन हैं जो इस रचना को श्रृंगारिक मानते हैं? तीनों ही राम हैं, याद रखना, रामचंद्र शुक्ल, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामकुमार वर्मा। इनका एक उदाहरण द्रष्टव्य है, एक उदाहरण देखें। कामिनी करये सनाने, हेर तही हृदय हनय पंचबाने, चिकुर गरय जलधारा, जनि मुख सनी उर रोए अंधारा। तो यहाँ पर ये श्रृंगार रस का वर्णन है। इसी आधार पर रामचंद्र शुक्ल ने, रामकुमार वर्मा ने और रामवृक्ष बेनीपुरी ने इन्हें एक श्रृंगारिक रचना माना है। इसे देखकर डॉक्टर रामकुमार वर्मा कहते हैं, विद्यापति के बाह्य संसार में भगवत भजन कहाँ, इस वय संधि में ईश्वर कहाँ, सद्य स्नाता में ईश्वर से नाता कहाँ, अभिसार में भक्ति का सार कहाँ। कि ये जो पंक्ति है इसमें आपको कहाँ ईश्वर के बारे में दिखाई देता है, किंतु कुछ विद्वान इनको भक्त कवि भी मानते हैं। बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित हरप्रसाद शास्त्री, पंडित शिवनंदन ठाकुर, प्रोफेसर जनार्दन मिश्र तथा हिंदी के सर्वश्रेष्ठ आलोचक एवं भक्ति साहित्य के मर्मज्ञ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति की चर्चाओं भक्त कवियों के रूप में की है। तो विद्यापति की चर्चा किसने भक्त कवि के रूप में की है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो हमेशा रामचंद्र शुक्ल के विपरीत चलते हैं, तो ये तो करने ही करने हैं। इनके अलावा बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित हरप्रसाद शास्त्री, पंडित शिवनंदन ठाकुर और प्रोफेसर जनार्दन मिश्र, इन्होंने विद्यापति को भक्त कवि माना है। जबकि तीनों राम ने इनको श्रृंगारिक रचना वाले कवि के रूप में जाना है। उनकी पदावली को धर्म ग्रंथ एवं भक्ति साहित्य में नई प्रेरणा देने वाला माना गया है। बंगाल, असम और उड़ीसा के वैष्णव भक्तों का यह विशेष प्रिय ग्रंथ रहा। जय जय शंकर जय त्रिपुरारी, जय अध पुरुष जयति अध नारी। कहते हैं चैतन्य महाप्रभु विद्यापति के पद गाते गाते बेहोश होकर गिर जाते थे। कौन? चैतन्य महाप्रभु। इसलिए तो विद्यापति की पदावली चैतन्य संप्रदाय में धार्मिक ग्रंथ के रूप में पूजी जाती है। पूर्वी भारत में वैष्णव संप्रदाय में विद्यापति के पदों को भक्ति परक भजनों के रूप में ग्रहण होना भक्ति भावना का प्रमाण है। वैष्णव संप्रदाय में जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो भी इनके पदों की भक्ति में इतने डूब जाते थे कि वो बेहोश हो जाते थे। और वैष्णव संप्रदाय में विद्यापति के पदों को भक्ति के भजन के रूप में गाया जाता है। विद्यापति आदिकाल के उत्तरार्ध में संक्रांति काल के कवि होने के कारण विगत और आगत युगों के साहित्य की सहज प्रतिबिंब इनके काव्य में परिलक्षित होता है। कि विद्यापति हैं, उन्होंने आदिकाल के उत्तरार्ध में संक्रांति काल के कवि होने के कारण, क्योंकि अपभ्रंश भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है, तो साथ में ही कुछ हिंदी भाषा की शब्दावली भी इनके काव्य में देखने को मिलती है। तो इसलिए इनको विगत यानी बीता हुआ और अनागत यानी आने वाले युगों के साहित्य के रूप में इनका प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है। अब आदिकाल का गद्य साहित्य, इतनी देर हमने आदिकाल का पद्य साहित्य पढ़ा, अब हम देखते हैं आदिकाल का गद्य साहित्य। आदिकाल के साहित्य में गद्य रचना बहुत लिखी जाती थी, किंतु कुछ कवियों ने गद्य और पद्य यानी चंपू काव्य, गद्य पद्य का मिश्रण चंपू काव्य कहलाता है। तो कुछ कवियों ने चंपू काव्य साहित्य लिखकर साहित्य के खजाने को अद्भुत रत्न दिए हैं। इनमें प्रमुख हैं रोड़ा नामक कवि। रोड़ा कवि की रचना है राउल वेल। यह गद्य और पद्य का मिश्रित एक चंपू काव्य है। दामोदर ने लिखा था उक्ति व्यक्ति प्रकरण तथा ज्योतिरीश्वर ठाकुर के द्वारा लिखा गया था वर्ण रत्नाकर। तो ये तीनों रचनाएं भी आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद रखनी है। रोड़ा की है राउल वेल और दामोदर की है उक्ति व्यक्ति प्रकरण और ज्योतिरेश्वर ठाकुर की है वर्ण रत्नाकर। तो ये तीनों रचनाएं आपको याद रखनी हैं। राउल वेल में क्या है कि इनका रचना काल 10वीं शताब्दी माना जाता है। यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम कृति है।
इसमें राहुल नामक नायिका के नखशिख का वर्णन किया गया है। नखशिख यानी नाखून से लेकर शिखा तक, चोटी तक का वर्णन किया गया है। पहले सौंदर्य का पद्य में वर्णन किया और बाद में इसका वर्णन गद्य में किया था। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इसी काल में हिंदी में नखशिख श्रृंगार आरंभ हुआ। इसमें उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का भी प्रयोग है। तो ये डॉक्टर नगेंद्र का कथन याद रखना कि राहुल वेल से ही नखशिख श्रृंगार का आरंभ कौन मानते हैं, तो डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, महाराज गोविंद चंद का शासनकाल 12वीं शताब्दी में रहा था। इनके सभा पंडित थे दामोदर शर्मा। 12वीं शताब्दी में इन्होंने उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना की थी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें गद्य और पद्य दोनों शैलियों में तत्सम शब्दावली का प्रयोग हुआ है। इससे बनारस और आसपास के प्रदेशों की संस्कृति और भाषा आदि पर अच्छा प्रभाव पड़ा है। हिंदी व्याकरण पर भी इस समय ध्यान दिया जाने लगा था। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जब लिखी गई थी तो उस समय हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण पर भी विशेष ध्यान दिया जाने लगा था। उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसने लिखी थी? पंडित दामोदर शर्मा ने। अगली है वर्ण रत्नाकर। इस ग्रंथ का प्रकाशन डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और पंडित बबुआ मिश्र के संपादन में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी से हुआ था। वर्ण रत्नाकर का प्रकाशन सुनीति कुमार चटर्जी और पंडित बबुआ प्रसाद मिश्र के संपादन में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी से हुआ। यह 14वीं शताब्दी की रचना है। इसके लेखक ज्योतिरेश्वर ठाकुर नाम के एक मैथिली कवि हैं। इनकी भाषा आलंकारिक एवं कवित्वपूर्ण है। नायिका का वर्णन भी तत्सम शब्दावली में किया है। इनके द्वारा रचित एक पंक्ति ध्यान में रखना, उज्ज्वल कोमल लोहित समसंतुल सालंकार पंच गुण संपूर्ण चरण। इस प्रकार हिंदी गद्य की ये प्रमुख कृतियों का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है। तब से गद्य रचना का प्रवाह अखंड रूप से प्रवाहित होने लगा, यानी इसके पश्चात गद्य रचनाएं काफी मात्रा में लिखी जाने लगी। अब हम देखते हैं आदिकालीन हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां। पेपर का पैटर्न कुछ चेंज होने के पश्चात आजकल हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियों से भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। यानी कि आदिकाल में हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां क्या क्या थी, अर्थात उस समय जो काव्य लिखा गया उसमें कौन सी विशेषताएं, कौन से गुण, कौन से अवगुण, क्या दोष थे, तो उसके बारे में देखें। हिंदी साहित्य में किसी काल की प्रवृत्तियां उसके उपलब्ध साहित्य सामग्री के आधार पर ही निर्धारित की जाती है। उस समय की साहित्यिक कृतियों का विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि इस काल के साहित्य की क्या विशेषताएं रही हैं। आदिकाल भाषा की दृष्टि से संक्रांति काल रहा है। तो ये याद रखना, आदिकाल भाषा की दृष्टि से कौन सा काल था? संक्रांति काल। इसका तात्पर्य है मिली जुली भाषा। हमने पहले वीडियो में काफ़ी पढ़ा है इसके संबंध में। लौकिक भाषा है, वैदिक भाषा, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, अवहट, जो हिंदी है, पुरानी हिंदी। तो इस प्रकार से काफ़ी भाषाओं का मेलजोल इसमें रहा था। और भावों की दृष्टि से आध्यात्मिक तथा चरित्र प्रधान काव्य एवं बाद में वीर रस और श्रृंगार रस से युक्त प्रधान काव्य हमें मिलता है। 7वीं शताब्दी का काल अपभ्रंश साहित्य का अभ्युदय काल था, यानी 7वीं शताब्दी में अपभ्रंश साहित्य उदय हुआ था। सरहप्पा वगैरह 7वीं शताब्दी के ही हैं, किंतु अपभ्रंश में भी धीरे धीरे अवहट या पुरानी हिंदी का समावेश हो रहा था, जिसके कारण यह परिनिष्ठित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का रूप धारण कर रही थी। फिर भी साहित्यिक प्रवृत्तियां अपना रूप लिए हुए थी। अतः प्रमुख प्रवृत्तियों का निरूपण करते हुए तो हमें हमारे सामने अनेक प्रवृत्तियां आती हैं। सबसे पहली है वीर गाथात्मक काव्य रचनाएं, कि इस काल में, आदिकाल में वीर गाथात्मक काव्य रचनाएं काफी रची गई थी। आदिकालीन साहित्य में वीर गाथाओं का विशेष प्रचलन था, जिसमें कवि अपने आश्रयदाताओं की वीरता, साहस, शौर्य, पराक्रम को अतिरंजित यानी अतिशयोक्तिपूर्ण बनाकर प्रस्तुत करते थे। युद्धों का सजीव चित्रण किया जाता था। इन युद्धों का कारण नारी सौंदर्य और साम्राज्य विस्तार की लालसा रहती थी। राज्यों को विजय करके अपने साम्राज्य में मिलाना एवं शक्ति का विस्तार करना था, यानी राज्यों को विजय करके अपने साम्राज्य में मिलाना और अपनी शक्ति का विस्तार करना ही इनका प्रमुख कार्य था। आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के लिए कविगण उनकी प्रशंसा को अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से वर्णित करते थे। इस काल में रासो साहित्य इनका प्रमाण है, इसलिए रामचंद्र शुक्ल ने इस काल का नाम वीरगाथा काल रख दिया था। तो आपको क्या लिखना है कि आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां, और पहले बिंदु में लिखना है वीरगाथात्मक काव्य रचनाएं।
बाकी अंदर का मैटर नहीं लिखना, ये केवल आपके समझने के लिए है। दूसरा है युद्धों का वर्णन। आदिकालीन साहित्य से प्रतीत होता है कि राजा का प्रजा पर तो ध्यान कम रहता और अपने साम्राज्य विस्तार पर ध्यान ज्यादा रहता था, जिसके कारण आए दिन युद्ध के बिगुल बज उठते थे। तत्कालीन कवियों ने काव्यों में युद्धों का सजीव चित्रण करके जन समूह में एक चेतना प्रकट की और कहा कि युद्ध यदि आवश्यक है तो करना ही चाहिए। युद्ध के समय सेना में ओजस्वी और वीर रस के भावों से कवि सैनिकों में जोश और उत्साह भरा करते थे। चारण कवि जोश और उत्साह भरने का कार्य करते थे। तो तीसरी इसकी है जो प्रवृत्ति है वो संकुचित राष्ट्रीयता, कि राष्ट्रीयता इन देश देश समाज की तरफ तो ध्यान ही नहीं होता था, ये केवल और केवल अपने पर ही ध्यान रखते थे। तो आदिकाल के चारण कवियों द्वारा आश्रयदाताओं की स्तुति इस प्रकार की गई कि देशद्रोही जयचंद का भी गुणगान कर दिया गया था, कि देशद्रोही जयचंद था, जिसका उदाहरण भी किया जाता है, आजकल लिखा जाता है कि हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। तो उसका गुणानुवाद यानी उसके भी गुणगान कर दिए गए थे। जयचंद की प्रशंसा में जयचंद प्रकाश भट्ट केदार के द्वारा और जयमयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि के द्वारा लिखी गई थी। और आपको याद आया होगा इनसे कुछ, रामचंद्र शुक्ल ने इन दो को भी, जो उनकी 12 रचनाएं थी रासों में, उनमें से ये दो भी शामिल थी, जिनके आधार पर वीरगाथा काल नाम दिया था। उस समय राष्ट्र का मतलब एक राजा या सामंत की राज्य सीमा थी जिसे वह अपना मानते थे। संपूर्ण भारत या राष्ट्र को नहीं समझा जाता था। संपूर्ण भारत को राष्ट्र नहीं समझते थे, अर्थात केवल अपने से ही मतलब रखते थे। इसी कारण तो पृथ्वीराज चौहान को शहाबुद्दीन गौरी ने परास्त कर दिया था। अगर सारी जनता एक साथ होती, संपूर्ण राष्ट्र एक जगह होता, तो पृथ्वीराज चौहान कभी भी नहीं हारता। इसके पश्चात है लोक भाषा साहित्य, कि इस समय आदिकाल में लोक भाषा साहित्य प्रचलित हुआ था। 7वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी की अपभ्रंश लोक भाषा के रूप में प्रचलित रही। इस समय के सिद्धाचार्यों, जैनाचार्यों एवं नाथ संप्रदाय के अनुयायियों ने लोक भाषा में ही अपनी रचनाएं प्रस्तुत की, जिनमें कर्मकांड, आडंबर और ब्राह्मण मत के विरोधी स्वर उभर कर आए और जनता में नई चेतना जागृत हुई। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो लिखा भी है कि साहित्य में प्रधान रूप से इस समय का साहित्य धार्मिक है। इसमें सहज जीवन पर, आंतरिक शुचिता पर और सच्चाई के जीवन पर अधिक जोर दिया गया है। आंतरिक शुचिता यानी अंदर की पवित्रता, हृदय की पवित्रता पर जोर दिया गया है। अगली प्रवृत्ति है वीर और श्रृंगार रस का समन्वय। तो इस समय की साहित्यिक रचनाओं से ज्ञात होता है कि कवि वीर और श्रृंगार रस को साथ साथ लेकर चलते थे। इस समय के कई युद्ध साम्राज्य विस्तार के साथ नारी सौंदर्य की लालसा में भी लिखे गए थे और कई युद्ध लड़े भी गए थे। रणथंबोर का युद्ध 1301 ईस्वी में राव हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के बीच हुआ। हमीर रासों और खुमान रासों में भी वीर रस के साथ श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति हुई है। पृथ्वीराज रासों में भी नारी के सौंदर्य का चित्रण हुआ है। बिसल देव रासों में तो विप्रलंब श्रृंगार का सुंदर निर्वाह किया गया है। विप्रलंब यानी वियोग श्रृंगार रस का वर्णन है। कीर्ति लता कीर्ति पताका वीर रस की कृति है। तो विद्यापति पदावली में अद्भुत नारी सौंदर्य की छटा मिलती है। राधा के सुंदरता का वर्णन विद्यापति पदावली में किया हुआ है। आपको याद आया होगा विद्यापति पदावली किसके कहने पर विद्यापति ने लिखी थी। तो ये बिना देखे, वापस ऊपर जाए बिना आपको बताना है। देखते हैं आपके दिमाग में कितना रहता है कि विद्यापति पदावली विद्यापति के द्वारा किसके कहने पर लिखी गई थी, जिसमें राधा और कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन था। ऐतिहासिकता की अपेक्षा कल्पना की प्रधानता। राज्याश्रित कवियों का लक्ष्य राजा की प्रशंसा करना था। अभी ऐतिहासिकता की अपेक्षा कल्पना तत्व का ज्यादा प्रधानता थी। अभी देखा ना, कुछ ग्रंथों को अप्रामाणिक माना गया है, तो उसमें यही है कि ऐतिहासिकता का अभाव मिलता है। उनकी दृष्टि में ऐतिहासिकता गौण थी। वे अपनी प्रतिभा को मात्र पोषित करते थे, प्रकट नहीं करते थे। इसलिए उनके कवित्व के प्रदर्शन में केवल उनका स्वार्थमय जीवन निर्वाह का उद्देश्य रहता था। राजा को कल्पना लोक में विचरण कराते रहते, यानी राजा की इतनी प्रशंसा करते रहते, इतनी प्रशंसा करते रहते कि राजा कल्पना लोक में ही विचरण करता रहता और वास्तविकता से दूर रखा करते थे। अतिशयोक्ति युक्त वर्णन करके आश्रयदाता को प्रसन्न रखते थे। यही इन कवियों का मुख्य उद्देश्य था। अगला है प्रबंध एवं मुक्तक गीत भी इस समय लिखे गए। आदिकालीन काव्य दो रूपों में मिलता है। पहला प्रबंध काव्य, जो
चरित काव्य के रूप में चित्रित होते थे, यानी संपूर्ण चरित्र का वर्णन किया जाता था। जैसे जैन साहित्य में चरित काव्यों की परंपरा रही है तथा प्रबंध काव्य वीर गाथा के रूप में पृथ्वीराज रासो तथा दूसरा मुक्त गीति काव्य के रूप में बिसलदेव रासो का वर्णन है। तो ये आपको याद रखना है, प्रबंध काव्य वीर पृथ्वीराज रासो है और मुक्तक काव्य के रूप में हम बिसलदेव रासो को जान सकते हैं। भाषा कौन सी थी? तो डिंगल भाषा से युक्त काव्य लिखे गए। आदिकाल को शुक्ल जी ने वीर गाथा काल इसी डिंगल भाषा में रचित रासो साहित्य के कारण दिया गया है। इस काल में राजस्थानी भाषा में जो साहित्य रचा गया वह डिंगल भाषा का साहित्य था। इस प्रकार आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियों में सिद्धों की वाणी, जैनाचार्यों के चरित काव्य, धार्मिक सिद्धांत, साधना पद्धति, वीर और श्रृंगार रस से युक्त प्रबंध एवं मुक्त गीति काव्य, अभ्रंश, अवहट और डिंगल भाषा में रचित काव्य लिखे हैं। इसमें दोहा, सोरठा छंद की बाहुल्यता है, जिसका उद्देश्य लोक चेतना, लोक रंजन और लोकोन्मुख रहा है, जिसमें फागु, चरचरी, खुसरो की पहेलियां आदि और रासो काव्य में युद्धों का चित्रण तथा श्रृंगार रस, दोनों श्रृंगार संयोग और वियोग, विशेष रूप से वियोग श्रृंगार बिसलदेव रासो एवं संदेश रासो में देखने को मिलता है। छंदों में दोहा और सोरठा के साथ छपे, आरिल और उलाला छंदों का प्रयोग किया गया है। तो आपको जब भी ये पढ़ो ना, तो अब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए संदेश रासो किसने लिखा था, बिसलदेव रासो किसने लिखा था, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। तभी आपकी पढ़ाई आप अच्छे से सीख रहे हो, अच्छे से समझ रहे हो। आगे हम पढ़ेंगे आदिकालीन साहित्य की युगेन परिवेश क्या था, तो ये हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।